हेलो बच्चों, तो मैं हूं सीपी सर। आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में बच्चों आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में बच्चों बात करेंगे फ्रिक्शन, घर्षण। तो बच्चों घर्षण क्या है, इस पूरे चैप्टर को समझेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों घर्षण से आप लोग भली भांति परिचित हैं, क्योंकि घर्षण हमारे दैनिक जीवन में एक आने वाली घटना है। मतलब रोज प्रतिदिन हम लोग उसको देखा करते हैं। इसके लाभ भी हैं और इसके हानियां भी हैं। बच्चों किसी चीज के दोनों पहलू होते हैं, उनके लाभ भी होते हैं और हानि भी होती है। तो बच्चों घर्षण क्या है, सबसे पहली बात इसकी। तो बच्चों देखिए, किताबों में कई परिभाषाएं दी गई है, बहुत सी परिभाषा दी गई हैं। हम लोग एकदम आसान भाषा में इसको बात करेंगे, अपनी भाषा में इसको लिखेंगे भी। देखिए सबसे पहले बच्चों देखिए, घर्षण की अगर बात करें तो घर्षण का मतलब होता है कि एक सतह पर दूसरी सतह जब ये गति करती, यानी जब दो सतह आपस में गति करती हैं तो उन गति की उनकी आपेक्षिक गति का विरोध होता है और उस विरोध के कारण जो उत्पन्न बल होता है उसी को हम लोग घर्षण बल कहते हैं। यानी जो घर्षण है वो एक प्रकार का बल है। तो बच्चों देखिए, मैंने यहाँ की परिभाषा लिख रखी है, ठीक है बच्चों, ताकि थोड़ा सा कम समय रहे, समय की बचत हो, इसलिए मैंने पहले से लिख दिया है, फिर मैं इसको समझाता हूँ। तो बच्चों देखिए, पहले परिभाषा देख लेते हैं। घर्षण एक बल है जो दो सतहों के बीच लगता है जब वे एक दूसरे के संपर्क में आती हैं। जब एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो यह बल दो सतहों के बीच के संपर्क को कम करने या रोकने का प्रयास करता है और इनकी दिशा दोनों सतहों के बीच के संपर्क की दिशा के विपरीत होती है। बच्चों यानी कहने का मतलब बच्चों, जब किसी सतह पर कोई दूसरी वस्तु गति करती है तो इसकी गति का विरोध होता है और इनकी गति के विरोध के कारण एक बल उत्पन्न होता है और वह बल की दिशा क्या होती है, जिस दिशा में गति की जा रही है, वस्तु द्वारा गति की जा रही है, उसके विपरीत दिशा में ये बल लगता है, उस बल का विरोध करता है, उसकी गति का विरोध करता है। यानी जितना आगे बल लग रहा है उतना ही वो पीछे बल उसको रोक देता है उससे। तो बच्चों इसी को हम लोग घर्षण कहते हैं। अब बच्चों देखिए कि यहाँ पर घर्षण के कारण क्या है। तो बच्चों घर्षण होने के कई कारण हैं यहाँ पर। सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं सतहों का खुरदरापन। तो बच्चों अगर कोई रफनेस सतह है, यानी कोई अगर सरफेस है, अगर वो रफनेस है, खुरदरी है, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग सड़क पर चलते हैं, ठीक है, या कहीं पर चलते हैं, अगर गाड़ी जो है कि गड्ढा हो और सड़क खराब हो तो हमारे जो गाड़ी की स्पीड है, यानी जो गति है, वो धीमी हो जाती है। किस लिए हो जाती है? क्योंकि वहाँ पे घर्षण बहुत ज़्यादा होता है। वहीं पे अगर स्मूथ सड़क हो तो हमारे जो है कि गाड़ी की स्पीड बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि घर्षण वहाँ पे कुछ कम होता है। ठीक है, घर्षण बहुत ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत है, अगर नहीं होगा तो भी दिक्कत है। बच्चों देखिए, घर्षण जैसे कि बहुत सी अगर चिकनी टाइल्स है तो वहाँ पर घर्षण बहुत कम होने के कारण हम लोग फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। परंतु अगर घर्षण है तो हम लोग आराम से चल पाते हैं। ठीक है बच्चों, घर्षण को प्राप्त करने के लिए बच्चों बहुत से जो है कि घर्षण को बनाने के लिए आपने देखा होगा कि टायर जो हमारे होते हैं साइकिल के या वाहनों के, उनके बीच में कुछ खांचे बने होते हैं, कुछ गड्ढे टाइप के बनाए जाते हैं, तो वो घर्षण को बनाने के लिए किए जाते हैं। अगर घर्षण नहीं होगा तो चलना मुश्किल हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर सतहों की खुरदरापन, यानी अगर सतह खुरदरापन है तो वो घर्षण का कारण बनता है। सतहों की जड़ता, मतलब सतहों की जड़ता का मतलब क्या है? जड़ता मतलब भौतिक गुण है ये, इनर्शिया, यानी अगर कोई वस्तु विरामावस्था में पड़ी है तो विरामावस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसको हम लोग न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं बच्चों। तो जड़ता यानी अगर उसका द्रव्यमान ज्यादा है तो उतनी ही ज्यादा जड़ता होगी। अगर कोई सतह पर अगर वस्तु रखी है, उसका द्रव्यमान ज्यादा है तो बच्चों उसकी जड़ता उतनी ही ज्यादा होगी, और जड़ता जितना ज्यादा हो जाता है बच्चों, घर्षण उतना ही बढ़ जाता है। उसी प्रकार से दबाव, अगर बच्चों कोई वस्तु किसी सतह पर दबाव डालती है तो घर्षण भी बढ़ जाता है, यानी दबाव भी कारण होता है। गति, उसी प्रकार से अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो गति के कारण भी उसमें घर्षण होगा। घर्षण के प्रभाव क्या है बच्चों? यानी इनका एक तरीके से इसमें महत्व की बात कर सकते हैं। ऊर्जा की हानि, इससे ऊर्जा की बहुत हानि हो जाती है बच्चों। घर्षण के कारण जो है इससे जो वर्किंग मशीन होती हैं तो उनकी एनर्जी कम होती है। बच्चों गति की कमी, अब जैसे कोई मशीन अगर चल रहा है, फैन चल रहा है, अगर उसके
पार्ट्स में फंक्शन है तो उसकी जो गति होगी वो उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए, यानी उसकी गति में भी कुछ कमी आती है। गर्मी का उत्पादन बच्चों, तो जब घर्षण होता है बच्चों तो इससे गर्मी का भी उत्पादन होता है, क्योंकि घर्षण के कारण गर्मी यानी इससे हीट ऊष्मा उत्पन्न होती है बच्चों। और बच्चों यहाँ पे सतहों की खराबी, यानी इसका प्रभाव है सतहों की खराबी बच्चों। इसके बहुत से प्रभाव हैं, जैसे बच्चों घर्षण के कारण क्या होता है, आग लग जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जंगलों में बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, बांस के पेड़ वगैरह होते हैं, वो घर्षण के कारण जब आपस में टकराते हैं तो घर्षण के द्वारा क्या होती है, आग उत्पन्न होती है, वो स्वतः ही हो जाता है और आग लग जाती है। तो बच्चों इस तरीके से बहुत से इसके लाभ भी हैं और हानियां भी हैं। लाभ क्या है बच्चों, अगर लाभ की बात करें तो लाभ में देखते हैं कि अगर घर्षण अगर होगा तो दुर्घटना की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि जो है कि घर्षण के कारण ही जो है कि आप वाहन पर कंट्रोल कर पाएंगे, उसको रोक पाएंगे। ठीक बच्चों, यानी गति पे नियंत्रण ये भी एक घर्षण के लिए है। ठीक है, और जो है कि चीज़ों की स्थिरता को प्रदान करने के लिए इसके भी है। वहीं पर खराबी है बच्चों की अगर घर्षण बहुत ज़्यादा है तो मशीन के कलपुर्जे कट जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, जिन्हें उन्हें बार बार सही करना पड़ता है। तो इनके दोनों पहलू हैं बच्चों, ऐसे बहुत से हैं जिनको आप समझ सकते हैं। तो बच्चों ये तो कुछ इसके बारे में ये बातें हुई जो कि कॉमन सी बातें हैं। अब बच्चों घर्षण के प्रकार, तो घर्षण के प्रकार देखिए क्या होता है। घर्षण 3 प्रकार का, स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं इसको, गतिक घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, और एक लॉटनिक घर्षण जिसे रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं बच्चों। अब इसको समझते हैं बच्चों, यहाँ से देखिए। तो बच्चों जैसे देखिए मान लीजिए कोई सतह है, 1 मिनट, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, जगह हो जाएगा। चलिए, तो बच्चों देखिए जैसे हमारे पास कोई सतह है, ठीक है, और यह इस तरीके से हमारे पास ये सतह हो गई, एक सरफेस हो गया एक, और बच्चों इस पर कोई एक ब्लॉक रखा है, एक मतलब लकड़ी का गुटका कह सकते हैं बच्चों। ये यहाँ पर हम इसको भौतिक में इसको पिंड भी कहते हैं कि कोई पिंड रखा हुआ है बच्चों। तो बच्चों ये पिंड रखा हुआ है, ये इस समय विरामावस्था में पड़ा हुआ है, यानी कहने का मतलब ये गुटका या पिंड ये चल नहीं रहा, मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब ये देखिए यहाँ पर। अब बच्चों यहाँ पर एक न्यूटन का प्रथम नियम क्या है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तब तक वो विरामावस्था में बनी रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यानी अगर इस पर हम बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं तो ये विरामावस्था में बनी हुई है बच्चों। तो बच्चों इस पर जो है अगर ये संतुलन की स्थिति में है तो यहाँ पिंड पर एक 2 बल कार्य करते हैं। वो कौन से बल कार्य करते हैं बच्चों, इसमें देखिए इसके गुरुत्व केंद्र से इस गुटके का भार जो होता है वो होता है mg, जो नीचे की ओर काम करता है। और बच्चों इस गुटके का भार नीचे की ओर काम करता है और इस मेज द्वारा या सतह द्वारा इतना ही एक बल और लगता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रतिक्रिया बल। यानी आप न्यूटन के 3rd नियम से समझें कि अगर कोई बल जितना लग रहा है उसके विपरीत में उतना ही प्रतिक्रिया का बल लगता है। तो उसी प्रकार से इस पर एक प्रतिक्रिया का बल लगता है बच्चों, जिसे हम लोग R से निरूपित करें। इसको बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल, इसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल। तो बच्चों इस समय अगर गुटका संतुलन में है तो संतुलन में है इसका मतलब बच्चों कि ये mg और ये r ये दोनों बल आपस में बराबर हैं। यानी हम यूं कह सकते हैं कि संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में तो बच्चों ये जो r होगा इस mg के बराबर होगा, यानी r जो है वो हमारा mg के बराबर है। अब बच्चों यहाँ पर बात को समझें कि यह गुटका इस समय संतुलन में है क्योंकि r mg के बराबर है, यानी जितना भार है उतना ही है। अगर अब आप सोच रहे होंगे अगर कोई बल ज़्यादा होता, संतुलन ना होता तो क्या होता। तो बच्चों अगर ये मान लेते हैं ये mg का भार ज़्यादा होता, यानी इस पिंड का ये वाला बल ज़्यादा होता और ये कम होता, तो क्या होता, ये पिंड जो है वो नीचे की ओर धंसता है, यानी नीचे की ओर बैठने लग जाता है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे हम अगर कहीं दलदल या कोई गीली जगह पर खड़ी हो जाए, यानी जैसे अगर कोई मिट्टी है और गीला है वो, तो हमारा जो शरीर का जो भार होगा वो बच्चों उस अविलंब प्रतिक्रिया बल के अनुसार कम हो जाएगा और हम लोग नीचे की ओर बैठने लग जाएंगे। जैसे दलदल होता है तो दलदल में अगर खड़े हैं तो हम लोग कहाँ नीचे की ओर चलने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा ये वाला भार जो है ज़्यादा हो गया।
अगर ये वाला जो है बल बच्चों अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, तो आप देख सकते हैं जैसे कि जो गुब्बारा होता है, जो गैस का गुब्बारा होता है, तो बच्चों उसका जो भार होता है बहुत कम होता है, परंतु जो ऊपर की ओर लगने वाला बल होता है वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो गुब्बारा ऊपर की ओर उठने लग जाता है। ठीक है, तो चूंकि बच्चों गुटखा ये ना तो नीचे की ओर जा रहा है और ना तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों बल आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो बच्चों इसमें गुटखा जो है विराम अवस्था में। ठीक है, अब मान लेते हैं बच्चों इस पर एक फोर्स हम अप्लाई करते हैं इधर की ओर, यानी इस पर एक बल लगाते हैं। तो बच्चों ये बल लगाते हैं तो क्या गुटखा चलने लगा? नहीं, गुटखा अभी भी विराम अवस्था में है, अभी भी हमारा पिंड जो है वो विराम अवस्था में है। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा सा पत्थर है, तो क्या उसको हमने थोड़ा सा बल लगाया तो क्या वो खिसकेगा? नहीं खिसकेगा, वो हमने इस पर और बल लगाया। तो बच्चों अगर हमने बल लगाया थोड़ा सा तो ये जो है अपनी अवस्था पर बना रहा, यानी ये विराम अवस्था में है, ये गुटखा नहीं चला यहाँ से, यानी अभी भी ये विराम अवस्था में बना हुआ है। हम अगर इसमें थोड़ा सा और बल लगाते हैं तब पर भी गुटखा नहीं चलता। तो बच्चों जब इधर की ओर एक बल लगाते हैं तो इसके विपरीत दिशा में एक बल लग रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं घर्षण बल। यानी इस दिशा में हमारा एक बल लग रहा है, इस सतह यानी जो सतह है और इस वस्तु की सतह यानी जो ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक और इसकी सतह के बीच जो बल लग रहा है वो है घर्षण बल, जिसको हम लोग एफ से बोल रहे हैं बच्चों, ये एफ है। तो बच्चों अब क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर पहले हमने 5 न्यूटन का बल लगाया, ये पिंड नहीं चला। अब हम यहाँ पर धीरे धीरे करके बल बढ़ाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर बल बढ़ाए, फिर हमने 5 से मान लीजिए हमने 7 कर दिया, तो 7 न्यूटन का बल लगाया तो फिर भी नहीं चला। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जैसे ही अगर हम बल बढ़ाते हैं, यानी जैसे ही जो हमने आरोपित बल है, इसको आरोपित बल को अगर हम बढ़ाते हैं तो यह बल भी बढ़कर इसके बराबर हो जाता है, ये बल बढ़कर इसके बराबर हो जाता है। अब जैसे 7 न्यूटन लगाया, नहीं चला, हमने 1 न्यूटन और बढ़ा दिया, 8 न्यूटन लगाया तो फिर भी नहीं चला। इसका मतलब ये फिर 7 से फिर ये 8 हो गया, ये 8 हुआ तो ये 8 हुआ। तो इसको इस तरीके से बच्चों इस घर्षण बल को जो है एडजस्टिंग फोर्स कहते हैं, यानी ये जो घर्षण बल होता है ये आरोपित बल के पुनः बराबर हो जाता है, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ये अपने आप को संयोजित कर लेता है और इसके ठीक बराबर हो जाता है। परंतु बच्चों ये कब तक बराबर होगा? हर चीज की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है, यानी उस लिमिट के पार वो काम नहीं होता। तो उसी प्रकार से अगर हम बल लगाते लगाते 8 न्यूटन का लगाए बच्चों, 8 न्यूटन का बल लगाने पर ये पिंड नहीं खिसका, तो बच्चों जैसे ही 8 के बाद 8 तक ये नहीं हुआ, अगर 8 के बाद जैसे ही हम अगला बल लगाते हैं ये गुटखा चलना ही प्रारंभ करता है, यानी ये पिंड जो है कि चलना ही प्रारंभ करता है। तो इस समय जो इससे पहले जो हमने बल लगाया था वो सबसे मैक्सिमम फोर्स है, यानी अब उसके बाद घर्षण बल काम नहीं कर रहा, मतलब घर्षण बल और नहीं बढ़ सकता, और नहीं बढ़ सकता, इस आरोपित बल से अधिक नहीं बढ़ सकता। यानी अगर 8 के बाद जैसे मान लीजिए हमने 9 न्यूटन बल लगाया तब भी नहीं चला, परंतु जैसे ही हमने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो ये गुटखा चलने ही वाला था। यानी उस समय अगर थोड़ा सा भी लगा दें, इसके जो है कि इसके ऊपर लगा दें तो ये चलने लग जाएगा। तो उस समय जो लगाया गया बल है वो इसका सीमांत घर्षण बल हो जाएगा बच्चों, और उसको हम लोग एफएस से निरूपित करेंगे बच्चों, एफएस से निरूपित करेंगे, उसको सीमांत घर्षण बल बोलेंगे, सीमांत घर्षण बल। तो बच्चों इसको हम लोग एफ से लिख रहे हैं, स्टैटिक। तो ये बच्चों सीमांत घर्षण बल होता है। तो बच्चों इसका मतलब समझ गए कि वह आवश्यक न्यूनतम बल जो गुटके को चलने के लिए आवश्यक हो, यानी कहने का मतलब यह है कि जब तक हम इस पे बल लगा रहे थे तो ये बल इसको एडजस्ट कर रहा था, परंतु एक सीमा ऐसा आएगा कि उस बल के बाद थोड़ा सा भी बल लगाने पर ये चलना प्रारंभ कर दे, तो उस समय लगाया गया बल सीमांत घर्षण बल कहलाता है। इसको एफएस से हम लोग लिखते हैं। अब बच्चों बात आती है कि ये सीमांत जो घर्षण बल है ये किस पर निर्भर करता है, इस पर बात आती है। तो सीमांत घर्षण बल जो है बच्चों एफएस, वो आपका इस आर पर निर्भर करता है, यानी प्रतिक्रिया बल पर। अब आप सोचेंगे कैसे? तो बच्चों अगर मान के चलिए अगर बहुत इसके अपेक्षा कोई छोटा पिंड होता
तो क्या हमें 8 न्यूटन तक बल लगाने की जरूरत पड़ती, यानी बहुत कम बल हो जाता। जैसे कि एक गाड़ी, एक छोटी गाड़ी, एक बड़ी गाड़ी, तो छोटी गाड़ी को हमको कम धक्का देना पड़ेगा, मगर बड़ी गाड़ी होगा तो उसको ज़्यादा धक्का देना पड़ेगा, यानी उसके लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से बच्चों, यानी कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा आर होगा उतना ही ज़्यादा घर्षण बल होगा। यानी अगर आपका जो है कि 100 किलो का पिंड है और एक जगह जो है कि 10 किलो का पिंड है, तो 100 किलो के लिए ये ज़्यादा होगा। यानी जितना ज़्यादा भार उतना ही इसका अविलंब प्रतिक्रिया बल, तो उतना ही इसका घर्षण बल भी होगा। यानी हम यूँ कह सकते हैं बच्चों की जो Fs है वो आर के अनुक्रमानुपाती है। यानी हम कह सकते हैं बच्चों की जो सीमांत घर्षण बल है, सीमांत घर्षण बल, अविलंब प्रतिक्रिया बल, सीमांत घर्षण बल, इसको नाम दे दें Fs, अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर के अनुक्रमानुपाती है, आर के अनुक्रमानुपाती है। तो बच्चों जो सीमांत घर्षण बल Fs है वो अविलंब प्रतिक्रिया बल R के अनुक्रमानुपाती है, यानी जितना ज़्यादा ये होगा उतना ही ज़्यादा घर्षण बल बढ़ जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं बच्चों Fs प्रोपोर्शनल R। अब बच्चों इस प्रोपोर्शनल को अगर हटाएं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा हमको, तो ये हो जाएगा Fs बराबर μs और R। बच्चों यहाँ पर जो μs R है वो क्या हो गया, इसका स्थैतिक घर्षण गुणांक हो गया, यानी ये स्थैतिक घर्षण बल है। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों कि Fs क्या है आपका, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण बल कह सकते हैं बच्चों इसको, सीमांत घर्षण बल। और बच्चों यहाँ पे μs क्या है, सीमांत घर्षण गुणांक, तो बच्चों यह इसके बराबर हुआ, यानी Fs इसके बराबर हुआ। अब इसको समीकरण 1 दे देते हैं बच्चों, समीकरण 1 दे देते हैं। तो बच्चों इससे अगर μs बराबर निकालें तो μs बराबर क्या हो जाएगा, Fs बटे R। तो ये μs गुणांक यानी स्थैतिक घर्षण गुणांक का स्थैतिक घर्षण गुणांक, इसको बच्चों स्थैतिक घर्षण गुणांक ज्यादा लिखना अच्छा होगा, स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक। तो बच्चों μs बराबर आ गया Fs बटे R। अब बच्चों देखिए कि यहाँ पर जब इसकी सीमांत घर्षण आ गया, यानी हम उसके आगे अगर बल लगाते हैं तो बल जो है कि गुटका चलना प्रारंभ कर देता है। तो बच्चों अगर गुटका कोई चलना प्रारंभ कर दिया तो घर्षण बल क्या होता है कि घर्षण बल जो है वो घट जाता है। कैसे, जैसे बच्चों एक गाड़ी है, बहुत बड़ी गाड़ी है, मान लीजिए गाड़ी है और उसको हम लोग धक्का लगा रहे हैं, तो हमें बहुत बल की आवश्यकता है। अगर वो खड़ी है और धक्का लगा रहे हैं, फिर वो धक्का लगाने के बाद चल गई बच्चों, तो क्या होता है कि चल गई, तो चलने के बाद अगर हम उसको चलाते रहें, गतिमान करते रहें, तो हमें पहले की अपेक्षा कम बल लगाना पड़ता है। और दूसरी बात बच्चों कि अगर गुटका चलना प्रारंभ कर दिया, यानी अगर कोई वस्तु चलना प्रारंभ कर दी, तो क्या चलने के दौरान घर्षण बल नहीं लगेगा? नहीं, घर्षण बल लगता है। कैसे? क्योंकि अगर गाड़ी को हमने चलाकर अगर उसको छोड़ दिया जाए तो कुछ समय बाद, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, कोई रफ खुरदरेपन पर है, यानी सड़क पर है, वो खुरदरा है, या कहीं ऐसी है जहाँ पे घास है या मिट्टी है, तो अगर गाड़ी को चला के धक्का दे के छोड़ दी जाए तो कुछ समय बाद वो रुक जाएगी, क्योंकि घर्षण बल गति के दौरान भी काम करता है बच्चों। तो बच्चों उस स्थिति में उसे हम लोग कहते हैं गतिज घर्षण गुणांक, यानी जो दूसरा है वो है गतिज घर्षण गुणांक। अब बच्चों ये तो आपने यहाँ पे लिख लिया, अब ये जो है गतिज घर्षण गुणांक, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पे हम आगे परिभाषा लिख लेते हैं, इसको लिखे रहने देते हैं।
चलिए मिट गया, कोई बात नहीं। तो बच्चों यहाँ पे गतिज घर्षण गुणांक, गतिज घर्षण गुणांक बाद में आएगा। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि दो पिंडों की आपेक्षिक गतियों, दो पिंडों की आपेक्षिक गति के दौरान उत्पन्न बल गतिज घर्षण कहलाता है तथा इसे Fk से प्रदर्शित करते हैं, तो बच्चों दो पिंडों की आपेक्षिक गति, यानी अगर उनकी गति हो रही है तो गति के दौरान उत्पन्न बल जो है गतिज घर्षण का, यानी अगर कोई वस्तु अगर गति कर रही है, किसी सरफेस पर गति कर रही है, तो उसके दौरान जो उस पर बल उत्पन्न हो रहा है, यानी घर्षण बल उत्पन्न हो रहा है, उस घर्षण बल को हम लोग क्या कहेंगे, गतिज घर्षण बल कहेंगे, और इसको Fk से प्रदर्शित करेंगे। तो बच्चों Fk जो है वो किस पर होता है, क्योंकि अगर गाड़ी चल रही है बच्चों तो ये उस पर भी वही चीज़ आती है कि अगर एक छोटी गाड़ी है तो उसको जो है कि उसमें घर्षण बल जो है कि कम, यानी कहने का मतलब ये है कि वह उसके गति पर निर्भर करेगा, यानी उसमें भी अविलंब प्रतिक्रिया आर के जो है वो उस पर निर्भर करेगा, यानी जितना ज़्यादा अविलंब प्रतिक्रिया होगा उतना ही गतिज घर्षण आपका ज़्यादा होगा। तो हम यूँ कह सकते हैं बच्चों, गतिज घर्षण भी अभिलंब प्रतिक्रिया आर के अनुक्रमानुपाती है। तो बच्चों इससे क्या हम लोग निकाल लेंगे, तो Fk प्रोपोर्शनल R। अब बच्चों यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट ले आएंगे, तो Fk बराबर ये हो जाएगा म्यू के R। और बच्चों इससे म्यू के का वैल्यू निकाल लें, म्यू के बराबर क्या हो जाएगा, Fk बटे R। तो बच्चों ये हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं गतिज घर्षण गुणांक। यहाँ पर क्या स्थैतिक घर्षण गुणांक है, जहाँ म्यू के गतिज घर्षण गुणांक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, गतिज घर्षण गुणांक बोलेंगे इसको, ठीक है। तो बच्चों अब आप देख सकते हैं कि स्थैतिक घर्षण जो होता है Fs और जो गतिज घर्षण होता है Fk, यानी स्थैतिक घर्षण का मान ज़्यादा होता है गतिज घर्षण की अपेक्षा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर गाड़ी विरामावस्था में है और उस पर हम जब बल लगाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बल की आवश्यकता पड़ती है, परंतु जैसे ही गाड़ी चलने लग जाती है, गति की अवस्था में जाती है, तो उस समय गति के दौरान, यानी आपने देखा है ना, दो पिंडों की अपेक्षिक गति के दौरान उत्पन्न बल, तो गति के दौरान जो घर्षण बल लग रहा है यानी गतिज घर्षण बल, वो कम हो जाता है, यानी पहले की अपेक्षा, यानी स्थैतिक घर्षण से वो कम हो जाता है। तो बच्चों यानी हम यूँ कह सकते हैं कि Fs जो है वो ज़्यादा है Fk की तुलना में। तो बच्चों Fs, अब यहाँ पे जो है Fs का मान अगर हम यहाँ से रखें, यानी हम इसको समीकरण देना चाहें, समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से बच्चों मान रखें, तो Fs का मान देखिए म्यू एस आर, और यहाँ पर हाँ ये म्यू एस ये होता है। तो बच्चों इसे मान रख देते हैं समीकरण 1 व 2 से। Fs का मान ये हो गया और इसका मान हो जाएगा आपका, Fk का मान हो जाएगा म्यू के आर। तो देखिए R से R कट जाएगा और ये आ जाएगा, तो यानी म्यू एस आपका बड़ा हो जाएगा, म्यू एस आपका बड़ा हो जाएगा म्यू के से।
तो बच्चों म्यूयस म्यूके से बड़ा है। इस तरीके से आपने देखा कि गतिज घर्षण और जो है स्थैतिक घर्षण, यानी स्थैतिक घर्षण क्या है और गतिज घर्षण क्या है, और सबसे बड़ी बात है सीमांत घर्षण। ठीक बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। अगली वीडियो में हम लोग जो है घर्षण कोण के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ इसमें कुछ और भी चीज़ों को देखेंगे और इस पर न्यूमेरिकल पर भी बात करेंगे। तो बच्चों मेरी वीडियो में लगातार बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अन्य बच्चों तक पहुँचाइए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।